नमस्ते और सुप्रभात भारत। वन रीड डॉट न्यूज़ की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है मंगलवार 12 अगस्त 2025 और हम यहां हैं आज की ज़रूरी खबरों पर गहराई से बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद से खबर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां काफ़ी हंगामा रहा और विपक्ष के विरोध के बीच ही 6 बिल पास कर दिए गए। इसमें इनकम टैक्स और स्पोर्ट्स वाले बिल भी शामिल हैं, बिना बहस के। हाँ बिल्कुल। और ये पिछले कुछ सत्रों से हम ये पैटर्न देख रहे हैं। विपक्ष विरोध करता है, हंगामा होता है और सरकार उसी शोरगुल के बीच महत्वपूर्ण विधानों को, जैसे आपने कहा इनकम टैक्स, खेल नियमन, इनको तेजी से पारित करा लेती है। लेकिन बिना बहस के क्या ये सही प्रक्रिया है? मतलब लोकतंत्र में बहस तो जरूरी है ना? देखिए, प्रक्रिया के अनुसार तो ध्वनि मत से या डिवीजन से बिल पास होते हैं, लेकिन बहस न होना ये चिंता की बात जरूर है, खासकर जब कानून ऐसे हों जिनका असर आम आदमी पर पड़ना है या जो देश के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बदलते हों। यहाँ ऐसा लगता है कि सरकार ने विपक्ष के विरोध को एक तरह से राजनीतिक कवर की तरह इस्तेमाल किया, जल्दी काम निकालने के लिए। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब बिहार चलते हैं। वहां भी कुछ विरोध प्रदर्शन की खबर है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सांसद वोटर लिस्ट संशोधन के खिलाफ मार्च कर रहे थे। हाँ, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मार्च चुनाव आयोग तक जा रहा था। उन्हें हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में रिहा भी कर दिया गया। लेकिन ये विरोध किस बात का है? वोटर लिस्ट संशोधन तो मतलब एक रूटीन प्रक्रिया भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन विपक्ष का डर कुछ और है। उन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। उनको आशंका है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये कहीं देश भर में एक तरह की एनआरसी जैसी कवायद की शुरुआत तो नहीं। वंचित लोग जिनके पास शायद पूरे कागजात ना हो, वो लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। ओह, तो ये डर है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है आगे चलकर। बिल्कुल। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसके मानक स्पष्ट नहीं है, इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अब दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है आवारा कुत्तों को लेकर। कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाए और उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, ये बहुत बड़ा और कह सकते हैं काफी कठोर आदेश है। ये सीधे तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा बनाम पशु अधिकार और मौजूदा एनिमल वेलफेयर कानूनों के बीच एक टकराव पैदा करता है। टकराव कैसे? मतलब लोगों की सुरक्षा भी तो जरूरी है। कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। जरूरी है बिल्कुल, लेकिन मौजूदा कानून जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, वो कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करके टीकाकरण करके वापस उसी इलाके में छोड़ने की बात करते हैं। उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर में बंद रखने की बात नहीं है, जब तक कि वो बहुत बीमार या खतरनाक ना हो। तो ये आदेश मौजूदा कानूनों से अलग है? हाँ, ये उससे काफी आगे जाता है और सबसे बड़ी चुनौती है इसे लागू करने की। दिल्ली एनसीआर में लाखों आवारा कुत्ते हैं। इतने सारे कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना, उनका रख रखाव करना, खाना पानी, मेडिकल देखभाल, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और वित्तीय बोझ होगा नगर निगमों पर। ये तो है। मतलब इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल मुश्किलें बहुत है। बिल्कुल, ये एक कानूनी और व्यवस्था संबंधी बहुत बड़ी पहेली खड़ी हो गई है। देखना होगा कि अधिकारी इसे कैसे लागू कर पाते हैं 8 हफ्तों में। सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की परमाणु धमकी को खारिज कर दिया है। जी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हाल ही में कुछ बयान दिए थे न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की स्टॉक इन ट्रेड बयानबाजी कहा है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब ये उनकी पुरानी आदत है, ध्यान खींचने का तरीका। जब उन्हें लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है या वो किसी और मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो ऐसी बातें करते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ये भारत का एक तरह से सधा हुआ जवाब है, हम प्रभावित नहीं हैं, आप कोशिश करते रहिए। ठीक है। अब अदालती मामलों पर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की सजा बरकरार रखी है मानहानि केस में। हाँ, ये काफी पुराना मामला है, 2001 का। जी। दिल्ली के जो अभी उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने ये केस दायर किया था मेधा पाटकर के खिलाफ। जी। उस वक्त वो एक एनजीओ चलाते थे और मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। मुद्दा सरदार सरोवर बांध था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। जी, उन्होंने मेधा पाटकर की दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका क्या व्यापक असर हो सकता है?
इसका असर एक्टिविज्म और फ्री स्पीच पर पड़ सकता है। ये दिखाता है कि आपराधिक मानहानि, क्रिमिनल डेफेमेशन का कानून कितना शक्तिशाली हथियार बन सकता है, खासकर सत्ता में बैठे लोगों या कॉरपोरेट हितों की आलोचना करने वालों के खिलाफ। जब किसी एक्टिविस्ट या पत्रकार को सालों तक ऐसे केस लड़ने पड़े तो जाहिर है दूसरे लोग भी कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेंगे। एक तरह का डर बैठ सकता है। हाँ, ये चिंता की बात हो सकती है अभिव्यक्ति की आजादी के लिहाज से। बिल्कुल, इसीलिए कई लोग भारत में क्रिमिनल डेफेमेशन कानून पर ही सवाल उठाते रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा बाजार का हाल देख लेते हैं। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिख रही है। निफ्टी 24,550 के पार चला गया, सेंसेक्स भी 700 पॉइंट से ज्यादा उछला। ये क्यों हो रहा है? देखिए, बाजार के अपनी चाल होती है। अभी ऐसा लग रहा है कि निवेशक जो वैश्विक टैरिफ वॉर की आशंकाएं हैं या दूसरी नेगेटिव खबरें हैं, उनको कुछ हद तक नजरअंदाज कर रहे हैं। फोकस अभी ग्लोबल संकेतों और घरेलू सेंटिमेंट पर ज्यादा है। शायद कुछ अच्छी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हों या मानसून की अच्छी खबर हो। तो ये तेजी टिकाऊ है या बस कुछ समय के लिए? ये कहना मुश्किल है। बाजार अक्सर शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट पर ज्यादा चलते हैं। इसे अभी के लिए एक तरह का अल्पकालिक आशावाद कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स ही मायने रखेंगे। चलिए देखते हैं। एक और खबर है जो थोड़ी विवादित लग रही है। सोने की तस्करी मामले से जुड़े एक डीजीपी थे के रामचंद्र राव। उन्हें अनिवार्य छुट्टी पर भेजा गया था, अब उन्हें वापस बहाल कर दिया गया है। जी, ये खबर आंध्र प्रदेश से है। डीजीपी राव पर सोने की तस्करी से जुड़े कुछ गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था। अब राज्य सरकार ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया है, जो काफी विवादास्पद कदम माना जा रहा है। विवाद क्यों? अगर जांच में कुछ नहीं मिला हो तो? बात वही है कि जांच की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि क्या राजनीतिक प्रभाव के चलते ये फैसला लिया गया? इससे पुलिस बल की निष्पक्षता और जवाबदेही पर असर पड़ता है। जब इतने ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी पर गंभीर आरोप लगें और फिर उन्हें आसानी से बहाल कर दिया जाए, तो इससे गलत संदेश जाता है। सही बात है, जवाबदेही तो होनी चाहिए। अच्छा, अब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2035 तक $300 बिलियन का जो नया ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस लक्ष्य रखा गया है, वो काफी नहीं है। हाँ, भारत ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। ये लक्ष्य अभी हाल ही में वैश्विक स्तर पर प्रस्तावित किया गया है, विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करने के लिए। भारत का कहना है कि ये रकम $300 बिलियन विकासशील देशों की जरूरतों के हिसाब से बहुत कम है। आप पर्याप्त शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भारत क्या चाहता है? कितनी रकम होनी चाहिए? भारत का तर्क है कि क्लाइमेट चेंज के असर से निपटना और साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाना, इसके लिए खरबों डॉलर की जरूरत पड़ेगी, न कि अरबों की। भारत और अन्य विकासशील देश चाहते हैं कि विकसित देश, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, वो ज्यादा बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी उठाएं। तो ये एक तरह से विकसित दुनिया के गणित पर सवाल खड़ा करना है। ये तो नेगोशिएशन का एक बड़ा मुद्दा रहेगा आगे भी। बिल्कुल। क्लाइमेट फाइनेंस हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में एक अहम और विवादास्पद मुद्दा रहा है। ठीक है, अब उत्तराखंड चलते हैं। वहाँ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार से कुछ सवाल पूछे। जी, एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से दून घाटी के पर्यावरण संरक्षण नियमों को लेकर सवाल किया है। खबर ये है कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिससे ऐसा लगता है कि दून घाटी में, जो कि एक इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर्यावरण सुरक्षा के उपायों को कमजोर किया जा रहा है। कमजोर किया जा रहा है मतलब शायद विकास परियोजनाओं के लिए? संभवतः एनजीटी यही जानना चाह रहा है। दून घाटी के लिए पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सख्त नियम बने हुए हैं। एनजीटी एक तरह से वॉचडॉग की भूमिका निभा रहा है। ये पूछ रहा है कि क्या राज्य सरकार व्यावसायिक हितों को पर्यावरण सुरक्षा, जो कि अदालत द्वारा अनिवार्य है, उस पर प्राथमिकता दे रही है। ये तो जरूरी सवाल है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हाँ, खासकर हिमालयी राज्यों में, जहाँ इकोलॉजी बहुत नाजुक है। चलिए, अब आम आदमी से जुड़ी एक और खबर लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होने वाला है। हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी प्रीमियम बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। 5 साल में सबसे बड़ी? क्यों? अचानक ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक तो कोविड-19 के बाद क्लेम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों ने बीमा का इस्तेमाल ज्यादा किया। दूसरा, मेडिकल महंगाई, मतलब अस्पताल के खर्चे, इलाज, दवाइयाँ, ये सब लगातार महंगा होता जा रहा है। तो बीमा कंपनियां अब ये बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं? जी बिल्कुल। बीमा कंपनियां कह रही हैं कि उनका क्लेम रेशियो,
यानी प्रीमियम के मुकाबले क्लेम का भुगतान बहुत बढ़ गया है। साथ ही IRDAI के नए नियमों के तहत अब कवरेज भी ज्यादा देना पड़ता है, तो उन सब का मिला जुला असर प्रीमियम पर आ रहा है। तो हाँ, उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ने वाला है। ये तो चिंता की बात है, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा अब जरूरत बन गया है। सही कहा। एक स्टडी आई है जो बच्चों के स्क्रीन टाइम को दिल की बीमारियों से जोड़ रही है। हाँ, ये एक नया अध्ययन है। इसने बच्चों में बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने और भविष्य में हृदय रोग के बढ़ते जोखिम के बीच एक लिंक पाया है। लिंक पाया है मतलब ये पक्का नहीं है कि स्क्रीन टाइम ही वजह है। नहीं, ये स्टडी ऑब्जर्वेशनल है। मतलब ये सिर्फ एक पैटर्न या संबंध दिखाती है, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट साबित नहीं करती। हो सकता है ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों की जीवन शैली वैसे भी ज्यादा गतिहीन हो, खान-पान ठीक ना हो, जो दिल की बीमारियों का असली कारण हो। अच्छा, तो इससे कैसे लेना चाहिए? इसे एक और चेतावनी की तरह लेना चाहिए। पहले से ही ऐसे बहुत सारे सबूत हैं कि बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम और बैठे रहने वाली जीवन शैली उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसके गंभीर लॉन्ग टर्म प्रभाव हो सकते हैं। मतलब पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी और स्क्रीन टाइम में संतुलन बहुत जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर से भी खबर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। जी, ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। उन्हें सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का मतलब क्या है? अब ये क्या कर पाएंगे? इसका मतलब है कि अब वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक फुल फ्लैश्ड कमर्शियल बैंक बन सकते हैं। वो बड़े लोन दे पाएंगे, कॉर्पोरेट बैंकिंग कर पाएंगे और बिना किसी पाबंदी के अपनी ब्रांच खोल पाएंगे। एक तरह से वो HDFC, ICICI जैसे बड़े बैंकों के साथ सीधे मुकाबले में आ जाएंगे। ओह, तो ये उनके लिए काफी ग्रोथ का मौका है। हाँ, ये उनके विकास के अगले चरण की शुरुआत है। एक और दिलचस्प खबर है। भारतीय सेना और IIT मद्रास ने मिलकर एक रिसर्च सेल बनाया है, अग्निशोध। जी, अग्निशोध। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मकसद है IIT मद्रास की जो अकादमिक विशेषज्ञता है, खासकर हाईटेक क्षेत्रों में, उसको सेना की जरूरतों के साथ जोड़ना। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे सेना को अत्याधुनिक तकनीकें जल्दी मिल सकेंगी। ये डिफेंस R&D में एक बदलाव का संकेत है। पहले ज्यादातर काम DRDO जैसी अलग-थलग प्रयोगशालाओं में होता था। अब कोशिश है कि एक सहयोगी इकोसिस्टम बने जिसमें सेना, एकेडमिया और इंडस्ट्री मिलकर तेजी से इनोवेशन करें। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक कदम है। ये तो काफी अच्छा प्रयास लगता है। अच्छा, अब बिहार से एक प्रेरणादायक कहानी है। एक महिला है जिनकी शादी 14 साल की उम्र में ही एक बहुत बड़े उम्र के आदमी से कर दी गई थी। अब वो अपने समुदाय में बाल विवाह खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। हाँ, ये बहुत ही सशक्त कहानी है। एक इंसान जो खुद पीड़ित था, अब वो बदलाव लाने वाला बन गया है। विक्टिम से चेंज मेकर तक का सफर। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत हिम्मत और लचीलापन कैसे सामाजिक परिवर्तन की एक बड़ी ताकत बन सकता है। बाल विवाह भारत में आज भी एक बड़ी समस्या है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। सही कहा। ऐसी कहानियां उम्मीद जगाती हैं। बिल्कुल, ये उन गहरी जड़ों वाली कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई में जमीनी स्तर पर हो रहे काम का बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका से खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में नेशनल गार्ड तैनात कर दी है और वहां की पुलिस का संघीय नियंत्रण ले लिया है। वजह अपराध पर अंकुश लगाना बताया है। जी, ये एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व कदम है। अमेरिका में आमतौर पर स्थानीय पुलिसिंग स्टेट और सिटी गवर्नमेंट के अधीन होती है। राष्ट्रपति का इस तरह सीधे DC पुलिस का नियंत्रण लेना और नेशनल गार्ड तैनात करना, ये संघीय और स्थानीय अधिकारों के बीच की रेखा को धुंधला करता है। लेकिन अगर अपराध बढ़ रहा है तो? प्रशासन का तर्क यही है, लेकिन आलोचक इसे अलग नजर से देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून व्यवस्था की आड़ में सत्ता का केंद्रीकरण करने की कोशिश है, ये अधिकारों का अतिक्रमण है और इससे तनाव बढ़ सकता है। ये राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इस पर नजर रखनी होगी। अब चीन की तरफ देखते हैं। चीन का कहना है कि उसने साउथ चाइना सी में, जिसे वो ह्वांग्यान दाओ कहते हैं और फिलीपींस स्कारबोरो शूल कहता है, वहां कई फिलीपीनी जहाजों और विमानों को खदेड़ दिया है। हाँ, चीन के विदेश मंत्रालय का ये बयान आया है। ये दिखाता है कि साउथ चाइना सी में तनाव कम नहीं हो रहा है। चीन अपने दावों को लेकर बहुत मुखर है और वो फिलीपींस, वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों की गतिविधियों को अपने समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ मानता है।
उनकी भाषा भी काफी सख्त लग रही है। बिल्कुल। चीन की ये आक्रामक कार्यवाहियां और सख्त भाषा ये साफ करती है कि वो अपने व्यापक समुद्री दावों से पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून या दूसरे देशों का विरोध कुछ भी कहे। ये क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से ये हमेशा से एक फ्लैश पॉइंट रहा है। और अंत में एक दुखद खबर गाजा से। अल जजीरा के एक संवाददाता अनस अल शरीफ और उनके सहयोगियों की एक इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। अनस अल शरीफ गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस पर इजराइल का बयान आया है कि वो हमास के सदस्य थे और एक ऑपरेशनल कमांड सेंटर के पास थे। अल जजीरा ने इसका जोरदार खंडन किया है। अल जजीरा कह रहा है कि वो पत्रकार थे, अपना काम कर रहे थे। हाँ, अल जजीरा और कई मीडिया अधिकार समूहों का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बना रहा है ताकि गाजा से जमीनी हकीकत बाहर ना आ सके। ये घटना फिर से उन आरोपों को बल देती है कि गाजा से रिपोर्टिंग को दबाने की कोशिश हो रही है ताकि कहानी को नियंत्रित किया जा सके। ये युद्ध में पत्रकारों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। वाकई दुखद है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और उन पर हमारी बातचीत। हमें उम्मीद है कि हमने आपको घटनाओं को समझने में मदद की होगी। हाँ, हमारा प्रयास यही रहता है कि तथ्यों को सामने रखें बिना किसी लाग लपेट के, ताकि आप अपनी राय खुद बना सकें। और इस तरह की सीधी राय मुक्त खबरें आप तक पहुंचाने की हमारी क्षमता आप जैसे श्रोताओं पर निर्भर करती है। वैसे तो हमारा मॉडल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन यानी 29 रुपए माह बिल का है, जिससे हम विज्ञापन मुक्त और स्वतंत्र रह सकें। पर अभी ये पूरी तरह से मुफ्त है, इसलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी ऐसे शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से लाभ होगा, तो हम आभारी होंगे यदि आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें मदद करता है। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमने आपके समाचार जानने के तरीके में कुछ सकारात्मक जोड़ा होगा। हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे ताज़ा सुर्खियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस चर्चा को हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर फॉलो करें।